हेलो बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम बात की हमने विद्युत विभव के बारे में और विद्युत विभव के द्वारा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। बिंदु आवेश के भी पढ़ा, ठोस गोला जो है दोनों प्रकार पढ़े, एक तो चालक था और एक अचालक था। तो विद्युत विभव से संबंधित हमने खूब सारी बातें कर दी। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो चलिए टॉपिक को लिख देते हैं हम। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, विभव ऊर्जा भी बोल सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको ही मैं नॉर्मल एक ही टर्म से डिनोट करता हूं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में देखें तो ये तो स्थितिज ऊर्जा ही है, लेकिन चूंकि आवेशों के स्थिति में परिवर्तन करने के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। आवेशों की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल का मतलब, स्थितिज का मतलब किसी की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण। चूंकि हम आवेशों की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए नाम मैंने विद्युत स्थितिज ऊर्जा दे दी है। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मैं किसी दो आवेश का बताऊं कि मेरे पास में ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मैं किसी Q1 आवेश को पकड़ के, इंफिनिटी है तो अब मैं बार बार इंफिनिटी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहां से पकड़ा, इंफिनिटी, अनंत पर Q1 को पकड़ा और पकड़ के मैं यहां भी बिंदु पर लेके आया। Q1 को मैं यहां लेके आ गया, इसको पकड़ के, ठीक है। तो इस पर मुझे किया गया कार्य, मैंने वर्क कितना किया है, तो Q1 को अनंत से, अब इसको पॉइंट सपोज दैट मैं नाम दे देता हूं A, तो Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, इंग्लिश मीडियम क्या बोलेंगे हम, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 charge, bring Q1 charge from infinity to point A, जिसको हमें करना पड़ा W1। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना, ये तो कुछ चीज नहीं है, ये तो कोई काम की नहीं है। W1 कैसे फाइंड करना है, ये बहुत काम की चीज है। जब मैं Q1 को यहां लेके आया तो कोई पहले से यहां पर आवेश उपस्थित था, नहीं था। जब पहले आवेश उपस्थित उसमें नहीं था, मतलब पहले कोई चार्ज नहीं था, मेरा पहला चार्ज ही है Q1 जो इंफिनिटी से मैं लेके आया, तो यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र होगा, नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर विभव होगा, विभव भी नहीं होगा। जब चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा और विभव नहीं होगा, मतलब विभव V बराबर 0। हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट की कक्षा में, V बराबर W/Q। क्योंकि यह Q1 को लेके आ रहा हूं, इसलिए यहाँ पर Q1 हो जाएगा, और इस Q1 को यहाँ पर लेके आया, इधर विभव तो था ही नहीं, तो विभव क्या हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि W का फॉर्मूला क्या बनेगा, W बराबर 0 इंटू Q1। तो W1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0। वापस सुनिए, मुझे कुछ जोड़ ही नहीं पड़ेगा। जब अंदर कोई है ही नहीं, पहले आवेश ही नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत विभव नहीं है, तो क्या Q1 को मुझे लाने में जोर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बड़ा आसान से लाऊंगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो W1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं किसी Q2 आवेश को, अब इसको तो एस्टेब्लिश कर दिया, अब मैं किसी Q2 आवेश को पकड़ के लेके आता हूँ, इंफिनिटी से मैंने पकड़ के लेके आया और यहाँ पर जो B बिंदु है इस पर मैंने Q2 आवेश को लाया। जैसे ही मैं Q2 आवेश को यहाँ पर लेके आऊंगा तो यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ेगा W2। तो ये पूरी लाइन मैं वापस नहीं लिखना चाहूंगा, ये Q2 के लिए लाइन है, तो आप समझ रहे होंगे ये वाली लाइन, और इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ W2।
यहाँ पर W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। यहाँ पर तो 0 इंटू क्यू 1 किया था इसलिए वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि विभव यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में 0 था इंटू Q1 को लेके आ रहा था इसलिए गुणा कर पाया। पर इस केस में ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ा। ये वाला इस केस की बात करें, Q2 को मैं लेके आ गया, किसको लेके आया Q2 को, तो Q की जगह तो आ जाएगा Q2 और V क्या आएगा उसको ध्यान से सुनना। जब ये आवेश यहाँ पर था तो यह V बिंदु जो है ना इस आवेश के R दूरी पर स्थित है। अभी मैं Q2 को लेके नहीं आया, तो इस दूरी पर R दूरी पर इस Q1 से R दूरी पर बिंदु B स्थित है। तो क्या बिंदु B पर विद्युत विभव नहीं है? जी हाँ है। और कितना है फॉर्मूला KQ अपॉन R है। सपोज देख KQ अपॉन R, तो V की जो वैल्यू आई है वहां पर वो क्या आएगी KQ अपॉन R, 0 नहीं आएगी। पहले वाले केस में 0 थी, यहाँ पर 0 नहीं आएगी। तो V की वैल्यू सिंपल हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट बनाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दो आवेश तो है ही मेरे पास, अगर दो आवेश होते तो R लिख देता डायरेक्ट V की वैल्यू KQ अपॉन R। लेकिन मैं तीन आवेश लूंगा, तीन आवेश लूंगा तो फिर R1 R2 इस प्रकार चलेगी गाड़ी। ये फर्स्ट है और ये R12 और इस बिंदु पर R2 लेके आया। तो अब बताओ इसके B का फॉर्मूला क्या बनेगा, VB का फॉर्मूला इसी के कारण बनेगा। तो VB का फॉर्मूला बन जाएगा कि किसके कारण Q1 अपॉन और ये डिस्टेंस कितनी दी थी इसने R12। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया KQ1 अपॉन R12। मतलब बिंदु B पर मैं Q2 को लेके आ रहा हूं तो इसी का विभव काम आएगा। तो बिंदु B पर विभव क्या है बेटा KQ1 अपॉन R12। ये तो V का काम हो गया। अब कौन बचा Q मतलब कौन से आवेश को लेके आ रहे हैं Q2 को, इसलिए वैल्यू क्या बन जाएगी ये Q2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा KQ1 Q2 अपॉन R12। ये फॉर्मूला बन गया W2 के लिए। तो पता चला आपको W2 कैसे फाइंड आउट किया हमने। चलो अगर आप चाहते हो कि सर और थोड़ा हो जाए तो चलो और बता देता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, एक C बिंदु पर, यहाँ पर ये C बिंदु है, इस C बिंदु पर किसी बाहर से अनंत से Q3 आवेश को पकड़ के मैं यहां लेके आता हूं। तो C बिंदु पर लेके आया तो चूंकि A और C के कारण जो बीच में दूरी है ना उसको नाम दे दिया 1 3 R13, क्योंकि ये 1 है ये 2 है और ये 3 है, 1 3 और ये 1 2 और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 3, तो R23। तो इसके कारण इस बिंदु पर पहले से विभव है, इसके कारण भी विभव है। मतलब अगर मैं Q3 वाले की बात करूंगा ना, Q3 को मैं अनंत टू C, अनंत से C लेके आऊंगा तो मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा W3। तो W3 का फॉर्मूला क्या होगा VC इंटू Q3। मतलब कैसे VC का मतलब किस बिंदु पर लेके आ रहा हूं, C बिंदु पर लेके आ रहा हूं तो इस बिंदु का विभव कितना है वो चेक करना पड़ेगा। और Q3 का मतलब किसको लेके आ रहा हूं, Q3 को लेके आ रहा हूं। ठीक है, VC कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए VC, अब VC के लिए देखो तो क्या Q1 के कारण C पर लग रहा है विभव, लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 के कारण C पर लग रहा है तो Q1 अपॉन Q1 के कारण ये डिस्टेंस लेंगे कितनी है R13 प्लस। अब क्या B के कारण C पर लग रहा है क्या, जी हाँ लग रहा है। तो कौन है यहाँ पर B पर Q2 है, तो Q2 अपॉन ये दूरी जो है वो कितनी है आपको R23। तो यहाँ पर BC जो है वो इतना बन रहा है और इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा Q3 से। तो गुणा करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो BC बेटा ये ध्यान रखना BC कैसे फाइंड आउट किया मैंने, A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा। जब मैं Q2 को लेके आया था तो पहले Q1 था तो A के कारण ही था, और जब मैं Q1 को लेके आया तो कोई था ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले 0 किया, फिर एक बार किया, अब 2 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए Q1 अपॉन R13, Q1 अपॉन R13 और नेक्स्ट है Q2 अपॉन R23 और जो फॉर्मूला बनेगा इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं Q3 से। तो मुझे टोटल सम जो मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन को खोलूं तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2
Q3 अपॉन R23। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं चौथे को इसको साफ कर देता हूँ, अगर मैं चौथे को मतलब कि Q4 को मैं पकड़ के यहाँ लेके आता हूँ इस B बिंदु पर, Q4 को पकड़ के लेके आऊंगा तो इसके लिए W4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, W4 बराबर VD इंटू Q4। W4 के लिए यही बनेगा, Q4 पर मैं D पर मैं Q4 आवेश को अनंत से लेके आता हूँ तो D पर फॉर्मूला क्या बनेगा, W4 Q4 पर लेके आ रहा हूँ इंटू VD, D बिंदु पर ला रहा हूँ, इसका विभव चाहिए और ला किसको रहा हूँ Q4 को। अब VD को फाइंड करना है। अब बताओ VD को कैसे फाइंड करोगे, VD के ऊपर यहां से भी एक इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। तो बताओ कैसे लगेगा, इसको A के कारण लगेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q1 अपॉन, सपोज दैट कि 1 है और ये 4 है तो इसके बीच की दूरी R14, इसके कारण लगा इस पर विभव। अब इसके कारण देखते हैं, इसके कारण देखते हैं कैसे देखेंगे, K Q2 है ना और ये 2 है और ये 4 है तो इसके बीच की दूरी R24 प्लस, अब इसके कारण भी लगेगा ना, यहाँ पर Q3 है तो Q3 के कारण उस पर लगेगा तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, K Q3 अपॉन इनके बीच की दूरी R34, ठीक है। और इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, Q4 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर मैं एक और बिंदु है E बिंदु पर इस पर Q5 लेके आ रहा हूँ तो उसका W5 फाइंड कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पर W5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बराबर VE इंटू Q5। VE कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, VE जो है वो इसके कारण भी लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है, इसके कारण भी लग रहा है और इसके कारण भी, मतलब 4 आ जाएगा तो 4 भी अलग अलग जुड़ेंगे। इस प्रकार से हमें करना है, फिर टोटल सम कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 ही लेके समझाऊंगा क्योंकि ज्यादा टॉपिक के लिए नहीं करना है तो 3 के लिए ही हमें करेंगे, लेकिन हमारा एक कदम आगे आना चाहिए इसलिए हमें 4 का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने 4 और 5 का बता दिया। तो यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से तो चलेंगे तो 3 का ही है, ठीक है, ये है। अब चलो, अब क्या करने हैं, कुल योग, कुल कार्य तो W बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा कुल कार्य का, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इनका कुल कार्य करना है, योग करना है। चलो योग करो, W1 तो बेटा क्या है आपका 0 है, W2 क्या है Q1 Q2 अपॉन R12, W3 क्या है ये रहा K। अब थोड़ा सा मैं ना चेंज करते हुए चल रहा हूँ, मतलब कि अब इसको जो लिखना है लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके लिखूंगा। तो यहाँ पर पहले पीछे वाले को लिख देता हूँ ताकि मेरी टर्म बनेगी अच्छे से। तो K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, अब पीछे वाले को लिखूं क्या, K Q1 Q3 अपॉन R13। तो आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला ये बन गया W का। ये कार्य मुझे इतना वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को एस्टेबलाइज करने में, इस सिस्टम, इस निकाय को बनाने के लिए मुझे इतना कार्य करना पड़ा और मेरा ये किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। आपने पढ़ा था कार्य ऊर्जा करने कि किसी के ऊपर किया गया कार्य उसकी स्थिति में यदि परिवर्तन करे तो वह उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर या संचित हो जाएगा। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, मतलब यह किया गया कार्य इस निकाय की स्थिति ऊर्जा के रूप में बराबर होगा। तो मेरे पास में U का फॉर्मूला बनेगा, ये W का फॉर्मूला और ये पूरी बात, ये फॉर्मूला बनेगा। 3 आवेश है 3 टर्म आएगी, 4 आवेश होंगे तो 4 टर्म आ जाएगी, 4 में एक्स्ट्रा टर्म आएगी कुछ, ठीक है। चलो इसको मैं अब सिग्मा के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो मैं आपसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ओके। अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ और यहीं पे सिग्मा का रूप बता देता हूँ।
मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखना, इसका सिग्मा थोड़ा अटपटा है। अटपटा कैसे है, देखो U बराबर W। अब मैं यहाँ सिग्मा लिख देता हूँ, और सिग्मा की गाड़ी जो है वो I से शुरू हो रही है, 1 से N तक चलेगी। चूंकि यहाँ पर दो टर्म है, I भी है और J भी है, तो I और J दो की गाड़ी चलेगी, यहाँ पर एक गाड़ी नहीं चलेगी। कितनी गाड़ी चलेगी बेटा, दो की गाड़ी। तो दो की गाड़ी से कैसे चलेगी, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर Q1 है और Q2 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो R12 मतलब I तो आएगा, साथ में एक और आएगा, और वो कौन आएगा, J। तो J के लिए मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर J लिखो या दूसरा कोई टर्म लिख दो। नोट्स के हिसाब से मैं चलूं, तो नोट्स में मैंने K लिखवाया है, तो यहाँ पर K लिख दो। तो I का मान 1 से, K का मान 1 से N तक चलेगा। अब ये कैसे हुआ समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर दो टर्म आ रही है, Q1, ये Q1, Q2, Q3 ये बदल रहा है, और यहाँ पर Q2, Q3, Q1 ये भी बदल रहा है। R12 फिर 2, 3 मतलब अगर R1, R2, R3 ऐसे होता ना, तब तो मैं एक से काम चला देता, लेकिन यहाँ पर 1, 2 ये 1 भी बदलेगा और 2 भी बदलेगा। यहाँ पर 2 1 की जगह 2 हो गया और 2 की जगह 3 हो गया। दो टर्म बदल रही है, इसलिए मैंने सिग्मा सिग्मा दो बार लिख दिया। और बताओ आगे, K की जगह तो K होगा, Q K अपॉन R I K, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी इसमें भी त्रुटि है। त्रुटि क्या है आप देख सकते हैं, देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ 3 आवेशों का लिया है ना, मतलब इसकी वैल्यू 3 तक चलाऊं और इसकी भी वैल्यू 3 तक चलाऊं, तो ये मुझे 6 कंडीशन देगा। कितनी कंडीशन देगा, 6 कंडीशन। कैसे देगा, देखो आप, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं और यहाँ पर भी 1 लिख दूं, तो ये 1 1 वाला केस बन गया एक। फिर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं इधर ही समझा देता हूँ वापस। केस कितने बन रहे हैं वो ध्यान से देखना। यहाँ पर I की जगह 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ और 3 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर इससे मैं 3 केस प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर K की जगह भी 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ और 3 रख सकता हूँ। इससे भी मुझे कितने केस मिलेंगे, 3। तो 3 और 3 कितने केस होते हैं, टोटल 6 केस होते हैं। लेकिन आप देखो क्या फॉर्मूले में आपको 6 केस दिख रहे हैं क्या, फॉर्मूले में तो आपको 1 2 3 केस दिख रहे हैं। 6 केस होंगे तो फिर यार मामला बैठेगा नहीं, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसमें 1/2 कर दूंगा। 1/2 करूंगा तो 6 में 2 का भाग आके हाफ हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला बना है, किसी आवेशों के निकाय को स्थापित करने में किया गया कार्य यही है, और उसकी स्थापना के बाद उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका भी यही फॉर्मूला है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना आगे। तो हमने अभी बात की एक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि मैं घुमाता हूं तो उस घुमाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या है हेडिंग आपकी, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। इंग्लिश मीडियम क्या बोलेंगे आप लोग, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे वर्क डन रोटेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा ये टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनके अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो थोड़ा नोट्स भी आप उसी के अकॉर्डिंग चलना, और नोट्स के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे नोट्स है वैसे वैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3rd चैप्टर है आपका, और आज का लास्ट टॉपिक है ये, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर। चलो अब एक ये है, मैंने एक तो विद्युत क्षेत्र बना दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ए से डिनोट करते हैं।
और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2a होती है। ये लो मैंने क्या बना दिया अभी, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बना दिया। इसका सेंटर ये है और अभी जो है ये स्थिर अवस्था में है, मतलब कि थीटा जो है ना अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्या है 0 डिग्री है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक के अनुसार मुझे घुमाना है, मुझे क्या करना है घुमाना। इस हैंडल को पकड़ो और ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाओगे तो कुछ ऐसे ही आएगा, ये प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा और ये माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा और ये जो कोण 0 बन रहा था वो कोण अब क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और ध्यान रखना आपको पता है एक तो होता है बल और एक होता है बल आघूर्ण। ये दोनों क्या काम करते हैं, किसी कोई भी गाड़ी है या कोई भी बॉक्स है यदि यह रेखीय गति करती है तो उसके पीछे बल लग रहा है, लेकिन कोई वस्तु घूमने का काम करती है तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ये बल है और ये टॉर्क है, बल आघूर्ण। इस केस में दोनों में से कौन सा लगेगा, ये लगेगा टॉर्क। ठीक है, तो चलो टॉर्क लगाएंगे, कोई बात नहीं लगा देंगे। चलो पहले चीज लिख देते हैं, काम क्या किया मैंने, काम क्या किया, विद्युत द्विध्रुव को जीरो से थीटा डिग्री तक घुमाने में बल आघूर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टॉर्क is required to rotate electric dipole from 0 to थीटा। मुझे टॉप करना पड़ेगा और टॉप का फॉर्मूला बेटा आपको मैंने बताया था, क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में, लास्ट वाला टॉपिक देखना। क्या फॉर्मूला होता है, E क्रॉस P। ये E तो है विद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इसका P बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q into 2a। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, EP sin थीटा। अब हम कार्य देखना है, यही चीज लिखनी है, लेकिन बल आघूर्ण की जगह क्या लिखेंगे, कार्य। चीज वही है, बस सीधा कार्य पूरा लिखने की बजाय वर्क लिख देता हूँ, कार्य। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W बराबर, हम ये तो फॉर्मूला जानते हैं ना, F डॉट ds। ये बल होता तो ये फॉर्मूला आता F डॉट ds, लेकिन यहाँ तो बल आघूर्ण है, तो F की जगह क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण। और S का मतलब तो विस्थापन, एक सीधा विस्थापन, यहाँ पर तो थीटा घूम रहा है इसलिए कोणीय विस्थापन आएगा, तो ds नहीं आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, d थीटा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर टॉ d थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला बच जाएगा। तब टॉ का मान जो है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर टॉ का मान कितना है, यहाँ पर दे रखा है, आप देखो जरा टॉ का मान कितना दे रखा है बेटा, टॉ का मान कितना दिया है, ये कोस टॉ का मान ये रहा EP sin थीटा, लेकिन ये थीटा और ये थीटा दोनों अलग है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ना वो cos 0 आएगा, cos 0 क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पर एकदम सेम डायरेक्शन में थी इसलिए cos क्या आ गया 0, तो यहाँ पर cos 0 आएगा इसका। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पर अब अगर टॉ की वैल्यू यहाँ रखूं तो अब गाड़ी जो है वो 0 से थीटा तक चलेगी, पहले 0 था फिर थीटा बनाया ना, 0 से थीटा तक चली, तो टॉ की जगह वैल्यू रखो तो 0 से थीटा, और इस टॉ की जगह क्या आ जाएगा, EP sin थीटा और साथ में d थीटा, और cos 0 का मान तो 1 हो गया। ये EP जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, EP को बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, 0 से थीटा sin थीटा
डी थीटा। अब बेटा साइन थीटा का समाकलन जो है ना माइनस कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा माइनस कोस थीटा, तो इसकी जगह माइनस कोस थीटा और वैल्यू जो है वो कहां से कहां चलेगी 0 से थीटा चलेगी। अब माइनस को यदि मैं बाहर रखूं, चलो बाहर क्यों रखते हैं अपन कर लेते हैं, तो ep की जगह तो ep और ध्यान से सुनो, एक बार थीटा रखो तो थीटा रखो तो माइनस कोस थीटा, अब माइनस आएगा, अब एक बार 0 रखो तो क्या बनेगा माइनस कोस 0, जैसे ही माइनस कोस 0 को यहां लेके जाऊंगा तो ये माइनस पहले से और एक माइनस और आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस और कोस 0 हो जाएगा, तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी कोस 0 का मान तो 1 होता है और माइनस कोस थीटा 1 के पीछे रख दूंगा, तो वैल्यू जो है फाइनली वैल्यू w बराबर कितनी आएगी यहां रख देता हूं, तो w बराबर फॉर्मूला जो बनेगा वो pe है या ep का सही है। अब ये प्लस का कोस 0 है ना, वैल्यू 1 आगे रख देता हूं, तो कोई बात नहीं, आगे रख दूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। इतना कार्य हमें इसको घुमाने में करना पड़ेगा, ये कार्य भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बोलता 0 से थीटा गया तब ये वैल्यू आई है, यदि मैं बोलता कि नहीं मैं तो कार्य थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहा हूं, किससे घुमा रहा हूं थीटा 1 से थीटा 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा कुछ इस प्रकार, w बराबर ep कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये बन जाएगा। भाई देख सकते हो ना 1 क्यों आया, कोस 0 था इसलिए 1 आया, और कोस 0 मतलब पहले ऐसे रखा हुआ था इसलिए इसकी जगह 1, पहले अगर थीटा 1 पे होता तो कोस थीटा 1 रख देता, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये तो घुमाने में किया गया कार्य है। ओके, अगला एक और छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, फिर इस चैप्टर की अंत करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साफ करता हूं। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, अभी क्या सीखा कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 डिग्री की अवस्था में है और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो इस केस में मुझे वह कार्य कितना करना पड़ रहा था ep कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। अब हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे ज्ञात करेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी का तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई अनंत से डाइपोल को मुझे लेके आना है तो उसके लिए मैं कार्य कर सकता हूं, तो वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कार्य भी तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 2 काम करूंगा मैं यहां पर, पहले तो मैं क्या करूंगा, किसी अनंत से विद्युत द्विध्रुव को पकड़ के लेके आता हूं, तो ये पकड़ लिया और मैं अनंत से लेके आया है, तो मैं यहां से लेके आया, तो ये दूरी इन दोनों के बीच में 2 है, ये माइनस q है और ये प्लस q है, और ये विद्युत क्षेत्र है। अनंत से मैं लेके आया, ये देखिए इशारा भी कर दिया अनंत से, तो मुझे कितना कार्य करना पड़ा, w1 कार्य करना पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इस पूरी संरचना को लेके आ रहा था तब मैंने ध्यान से देखा कि माइनस q पर तो मुझे खुद को कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन प्लस q तो मस्ती से आ रहा है, वो कह रहा है अरे वाह यार मुझे तो मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, मतलब मैंने जो काम किया और तो उसने जो काम वापस कर दिया, तो दोनों चीजें बराबर हो गई, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ा इस माइनस q को 2a तक, 2a दूरी इस माइनस q को मुझे एक्स्ट्रा लेके आनी पड़ी। ध्यान से सुनना, मेरी गाड़ी चली तब मेरी गाड़ी में एक तो माइनस q बैठा था और एक प्लस q बैठा था, और अनंत से गाड़ी चली और यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरा प्लस q तो उतर गया, लेकिन माइनस q नहीं उतरा, माइनस q जो है उसको मैंने कहाँ उतारा है, 2a दूरी बाद में यहाँ पर उतारा है, यही तो हुआ है ना। तो यहाँ अनंत से जब मैं यहाँ आया ना तब तक मैं दोनों को लेके आ रहा था, और दोनों जब साथ में थे तो एक माइनस और एक प्लस, मतलब दोनों न्यूट्रल है, तो मुझे तो इन दोनों को लाने में कुछ काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि W का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, V इंटू Q होता है, और यहाँ तक आया दोनों को लेकर तो Q का मान तो 0 था, क्योंकि
एक माइनस और एक प्लस दोनों एक दूसरे से कट के न्यूट्रल हो गए। एक्स्ट्रा कहाँ काम करना पड़ा, ये माइनस क्यू को 2a दूरी मुझे एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ा, यहाँ पर मुझे वर्क करना पड़ा है। तो इस बात को समझना, तो यहाँ पर W1 जो वर्क किया वो किस पे किया, माइनस क्यू पे किया सर। कितना किया सर, 2a दूरी एक्स्ट्रा खींचा तब तक वर्क किया। तो यहाँ पर टॉपिक आ गया W1, तो माइनस क्यू को 2a अतिरिक्त दूरी ले जाने में किया गया कार्य। क्या लिखा बेटा मैंने लिखा वर्क डन टू कैरी माइनस क्यू चार्ज एक्स्ट्रा विद एक्स्ट्रा डिस्टेंस या इन या टू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बेटा, 2a एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे लगाना पड़ा, तो यहाँ वर्क करना पड़ा। तो W1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, W1 बराबर तो फॉर्मूला होता है F इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2a है। कार्य का फॉर्मूला यही होता है सर, बल इनटू विस्थापन। यहाँ पर बल है F और विस्थापन क्या है, 2a। लेकिन किसके ऊपर बल लग रहा है, ये माइनस क्यू पे। तो आपको पता होगा कि अगर इसके ऊपर बल लगेगा Fe, तो ये माइनस का है, इसलिए माइनस QE फॉर्मूला से बल लगेगा। अगर ये प्लस का होता तो मैं यहाँ पर QE लिख देता। पहले चैप्टर में पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q, F बराबर QE हो जाएगा। तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, F बराबर माइनस QE, क्योंकि माइनस का है ये। तो यहाँ पर रखो F की जगह माइनस QE इंटू 2a, और आगे चलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का। अब देखो ध्यान से, इस Q को और इस 2a को देखो, तो आपको एक बात पता चल रही है कि सर P बराबर होता है सर Q इंटू 2a। P सदिश ही तो नहीं है, तो P सदिश बराबर Q इंटू 2a होता है। ये वैक्यूम की फॉर्म में लिखो, तो W का फॉर्मूला, W1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W1 बराबर क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, बताओ जरा। इस Q इंटू 2a की जगह मैं P लिख दूंगा, तो माइनस PE। तो ये W1 आ गया। ये W1 क्या है पता चला आपको, कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है, W1 है। ओके, तो अनंत से हम लेके आए थे, माइनस क्यू को 2a दूरी एक्स्ट्रा खींचा, इसलिए यहाँ पर माइनस क्यू को भी मैंने ज्यादा फोर्स दिया। अब बात कर रहे हैं आगे क्या करना है। अब ये 0 डिग्री पर है, तो 0 से मुझे थीटा डिग्री इसको घुमाना है आगे, ठीक है। तो चलो घुमा देते हैं। ये जो था 0 डिग्री पर था, लेकिन अब ये थीटा डिग्री पे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और ये जो एंगल बना है वो क्या बना है, थीटा बना है। तो अभी जस्ट हमने आगे इससे पहले वाला टॉपिक किया कि किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र मैंने दिखाया था। तो इसी प्रकार घुमाने में किया गया कार्य, इंग्लिश मीडियम, वर्क डन टू रोटेट। क्या फॉर्मूला था, W2 का फॉर्मूला आया आपके पास में, क्या आया, PE, वहां लिख दिया था EP, तो यहाँ PE बात तो एक ही है, और यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, घुमाने में किया गया कार्य हमने किया था। अतः कुल कार्य जो है उसका फॉर्मूला W बराबर W1 प्लस W2। तो यहाँ पे W1 कितना है बेटा, W1 है सर माइनस PE, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, और प्लस में W2 क्या है, इस कोष्टक को खोल के लिखो, तो PE माइनस, अब इसको खोलेंगे PE cos थीटा। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो बचा क्या, माइनस PE cos थीटा। तो W बराबर फॉर्मूला जो आया माइनस PE cos थीटा। अब ये cos थीटा आया है, तो यदि मैं इसको गुणा करूं, sin थीटा होता तो क्रॉस गुणा हो जाता है, लेकिन cos है तो डॉट गुणा हो जाएगा।
तो W का फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा माइनस P डॉट E, और cos थीटा जो है वो हट गया। क्यों हटा? क्योंकि ये क्या लगा दिया मैंने, डॉट गुणनफल कर दिया। और यही किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यही फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का होता है विद्युत द्विध्रुव का। इसमें कुछ स्पेशल केस भी बनते हैं। कौन कौन से स्पेशल केस बनते हैं, आइए थोड़ा देख लेते हैं। पहला केस यही बनता है कि यदि थीटा 0 हो, अगर थीटा 0 हो मतलब थीटा 0 मतलब कि मैंने इसको घुमाया ही नहीं। थीटा 0 करने का मतलब क्या, मैंने इसको तो घुमाया ही नहीं, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 0 PE बचेगा। और देख सकते हैं PE घुमाया ही नहीं, तो खाली इतना ही किया है ना, इतना में तो PE था, इसमें भी PE था। तो बेटे इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। मैंने अपनी श्रद्धा भक्ति से आपको समझाया, आप भी अपनी श्रद्धा भक्ति से इस चैप्टर को तैयार करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज, मेरे नंबर आपको दे रखे हैं, मुझे कॉल करके आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। बस रात को मुझे कॉल करके परेशान ना करें। स्क्रीनशॉट ले लेना। चलता हूँ, बाय बाय।